मंच पर उपस्थित हिंदी साहित्य के बहुत बड़े लेखक, समकालीन लेखक, बार बार वह इस शहर के, इस प्रदेश के संबोधित किए जा रहे हैं। मैं बड़ा कटा सा, कचोटता सा महसूस कर रहा था। वह न सिर्फ अपने शहर के, इस प्रदेश के, बल्कि हमारी भाषा हिंदी के और हमारे देश भारत के बहुत बड़े लेखक जयनंदन जी, साथ ही मंच पर उपस्थित गुरुदेव महतो सर, सभागार में उपस्थित शशि भाई, शत्रुघ्न बाबू, और कार्यक्रम को इतने सुंदर तरीके से संयोजित कर रही 3 दिनों से भाभ्या। जब यह विषय मैं तय कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक इम्प्रेशन था। मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊं कि वर्धा महाराष्ट्र में मैं नौकरी करता हूं मैं इसी शहर का। और कई लोग, शत्रुघ्न जी तो शायद पहचान भी रहे होंगे कि मतलब मैं बचपन में उनकी नाटकें देखने जाता था और जयनंदन भैया के घर साइकिल चला के गम्हरिया जाता था, उनसे कुछ कहानियों के बारे में सीखने समझने के लिए। तो जब यह विषय हम चयन कर रहे थे कि हम साहित्य के समाजशास्त्र पर कुछ बातचीत करेंगे, तो न सिर्फ मेरे दिमाग में बल्कि संयोजिका भाभ्या के भी दिमाग में यह था कि एक महोत्सव जैसा माहौल है और कहीं यह बहुत गरिष्ठ ना हो जाए, बहुत ऐसा जटिल सा विषय ना हो जाए कि एक समाजशास्त्र जैसे उबाऊ विषय पर साहित्य को जोड़ते हुए कुछ बात कहूँ। तो मैंने आश्वस्त किया कि नहीं, बातें बहुत साधारण मैं करूँगा, मैं कोई प्राध्यापकीय लेक्चर नहीं दूंगा, बल्कि अपने साहित्य के अनुभव से मैं कहानियाँ लिखता हूँ और कहानियाँ ही लिखता हूँ, इसी नाते यहाँ हूँ। आचार्य वगैरह तो बहुत होंगे, आते हुए रहते हैं। तो लेकिन जब मैं यहाँ सुन रहा था, हमसे पहले भैया का वक्तव्य हुआ, जयनंदन भाई का, और जिस तलखी और तेवर के साथ उन्होंने साहित्य में चल रही उठापटक राजनीति की बातचीत की, यदि यह वक्तव्य कहीं और दिया गया होता, दिल्ली पटना में, तो कल की यह सुर्खी होती कि जयनंदन ऐसा कह रहे हैं। और आने वाले 1-आध महीने तक तो सोशल मीडिया इनके इन वक्तव्यों के समर्थन और इनकी भर्त्सना में भरे रहते। यह एक ऐसा विषय है जिस पर हम समझ रहे थे कि यह अंदर खाने की बात है, हम लोग एक दूसरे के बारे में जानते हैं। इसको यहाँ इन बच्चों के सामने यदि कहेंगे तो ये बच्चे जो अभी साहित्य में ठीक से प्रवेश नहीं किए हैं, अभी इनका तो रुझान बन ही रहा है। और ऐसे महोत्सव शायद इसलिए ही हैं कि हम इनको साहित्य की तरफ मोटिवेट कर सकें, साहित्य की तरफ उनको प्रेरित कर सकें। और इतने बड़े लेखक जब ऐसा कहेंगे तो यही दिमाग में आएगा कि जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। क्या जरूरत है फिर साहित्य में आने की, जब यहाँ यही उठापटक है, यही राजनीति है, यही गाली गलौज है और इतनी गुटबंदी है। तो किस सहारे से हम या किस भरोसे से अपने बच्चों को कहें कि आप साहित्य की तरफ आएं या क्यों आएं। तो यहाँ एक थोड़ा समझने की जरूरत है कि साहित्य आखिर क्या करता है। कल जैसे विभूति नारायण राय, हिंदी के बड़े उपन्यासकार, आप लोगों के साथ थे। साहित्य दरअसल एक यूटोपिया रचता है, एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करता है, एक ऐसा विश्व रचता है समाज में, शायद जहां तक पहुंचने की हमारी कोशिश होती है, हम वहां तक पहुंच नहीं पाते, लेकिन वह हमेशा हमारे सामने होता है कि हम समाज को, मनुष्यता को यहां तक पहुंचाना चाहते हैं। और यदि यह उद्देश्य नहीं होगा हमारा, समाज को एक बेहतर बनाने का उद्देश्य, मनुष्यता को जहां वह है उससे आगे ले जाने का उद्देश्य, अपनी परिस्थितियों से, अपनी स्थितियों से बेचैन कर उससे लड़ने की प्रेरणा देने का उद्देश्य,
तब मुझे लगता है कि साहित्य की शायद कोई ज़रूरत नहीं है। यदि सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा होता है, सब कुछ इसी तरीके से चल रहा है और सिर्फ वह एक अभिव्यक्ति की कला है और सिर्फ एक विधा है जो पढ़ने में सुख देती है, तब शायद साहित्य को लेकर के इतनी बहुत बहस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तमाम लोग जैसे सिनेमा बनाते हैं, तमाम लोग जैसे और व्यापार करते हैं, कुछ कुछ सब में कला होती है। साहित्य को थोड़ा उससे हम ऊपर रखते हैं और यह हम नहीं रखते, बल्कि साहित्य के बारे में जब हम शुरू करते हैं, हम हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी विडंबना और अच्छी बात यह है कि हमने शिखर से ही शुरू किया है। हमारे सबसे बड़े लेखक सबसे पहले लेखक ही हो गए थे। हम ग्रेजुअली विकास नहीं कर रहे हैं। हम आज तक प्रेमचंद को छूना चाहते हैं, प्रेमचंद बनना चाहते हैं, जबकि सभ्यता का विकास यह कहता है कि धीरे धीरे हम अपनी जटिलताओं से बढ़ते हुए पहुंचेंगे वहां तक। लेकिन हमने अपना विकास ही उच्च शिखर से किया है। और प्रेमचंद ही साहित्य के बारे में बताते हुए कहते हैं, जब उन्होंने 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का उद्घाटन भाषण देते हुए, उसकी अध्यक्षता करते हुए, जब उन्होंने कहा था कि साहित्य का काम अपने समय के मेयार को बदलना है, अपने समय के मिजाज को बदलना है। वह साहित्य बहुत हो गया जिस साहित्य की चर्चा हम लोग सिर्फ मनोरंजन के लिए करते हैं, जिस साहित्य की चर्चा हम नक्शे वर्णन के लिए करते हैं, जो दरबारी चारण भाट किस्म का साहित्य लिखा जा रहा है हमारी परंपरा में, साहित्य उसकी जरूरत नहीं है। साहित्य की जरूरत इसलिए है कि हम वंचितों को, शोषितों को, जो समाज में हाशिए पर डाले गए लोग हैं, उनकी आवाज को, उनकी स्थितियों में बदलने के मुद्दे को हम कितना संबोधित कर पाते हैं, साहित्य का एक उद्देश्य होता है। उद्देश्यहीनता साहित्य का गुण नहीं है। यदि वह उद्देश्यहीन कोई वस्तु है तो वह कुछ और हो सकती है मित्रों, साहित्य से उसका लेना देना नहीं है। हम जब साहित्य के समाज की बात करते हैं, साहित्य के समाजशास्त्र की बात करते हैं, समाजशास्त्र तो एक डिसिप्लिन है, हम समाज के बारे में जानते हैं, समाज के बारे में जो कुछ भी अपने अपने सिद्धांतों से, अपने अपने अनुभवों से उसको अन्वेषित करते हैं समाजशास्त्र में। लेकिन जब हम साहित्य के समाजशास्त्र की बात करते हैं तो साहित्य अपनी एक दुनिया स्वयं रचता है। यह दुनिया एक मुकम्मल दुनिया होती है और इस दुनिया में साहित्य के उस पात्र की मृत्यु यदि उपन्यास में हो जाती है तब भी वह मनुष्य की स्मृति में जीवित रहता है। साहित्य के पात्र अमर होते हैं। समाज के पात्र मर जाते हैं, हम लोग सब मर जाएंगे, हमसे पहले जो हुए वो मर गए, साहित्यकार प्रेमचंद मर गए, लेकिन होरी जीवित है। उपन्यास गोदान में उसकी मृत्यु होती है, लेकिन साहित्य के हमारे स्मृति में वह एक अमर पात्र है। हम गोदान की बात करें, महिला आंचल की बात करें, हम कविता में रामदास की बात करें, हम धूमिल के पात्रों की बात करें, मोचीराम की बात करें, जिस किसी भी पात्र की बात करें, वह हमारे स्मृति में अमर है। तो यह जो स्मृति है, यह एक तरह से काल के अहम को तोड़ता है। हम काल के बंधन को तोड़ते हैं और अपने पात्रों के माध्यम से उसको कालातीत कर देते हैं। काल उसका बिगाड़ नहीं पाता है, वह पात्र कालातीत बन जाता है। और सदियों तक जब हम साहित्य में कई तरह से विमर्श करते हैं, साहित्य के पॉपुलैरिटी की बात करते हैं, परेशान हो जाते हैं। जिस नई हिंदी की बात मैं थोड़ी बात करूंगा कि अरे उसकी इतनी किताबें बिक रही हैं, उसके जब शो होते हैं, कुमार विश्वास जब आता है तो लाखों की भीड़ होती है, और दिव्य शंकर मिश्रा जब कोई उपन्यास लिखता है तो उसकी प्री बुकिंग होती है। तो यह सब हमारी तो नहीं हो रही है। हम तो एक एडिशन 300-400 का यदि छापता होगा प्रकाशक तो वह भी अपनी पूंजी फंसा ही देता होगा कि मतलब पता नहीं बिकेंगी कि नहीं बिकेंगी, लेकिन चूंकि नाम है थोड़ा छापना पड़ेगा, छाप लेते हैं। थोड़ा एक चेहरा भी दिखाना है कि हम गंभीर साहित्य छापते हैं। तो इन चीजों से परेशान होने की जरूरत है क्या, या इन चीजों को हम कैसे देखें,
हम इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोरेंस किसी चीज का हल नहीं होता है। हम उन स्थितियों को आंख से आंख मिलाकर के बातचीत कर सकने की स्थिति में हैं कि नहीं, हम उन स्थितियों के प्रति सचेत हैं कि नहीं, और अपनी स्थिति को लेकर के स्थित प्रज्ञ हैं कि नहीं, हम अपनी स्थिति को कहां देखते हैं। यदि हमने उस भूचाल में, उस बवंडर में, वह जो आंधी चल रही है नई हिंदी की, और खुद की हिंदी कई बार अपनी चाल बदलती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि हिंदी नई चाल में ढली, बहुत पहले कहा था। वह नई चाल हिंदी लगातार अपनी चालें बदलती है, लेकिन हिंदी अपना मिजाज नहीं बदलती। चाल बदल सकती है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वह अपना उद्देश्य नहीं बदलती। उसका उद्देश्य जो उसकी जनपक्षधरता है, जो समाज से उसका उस तरह का रिश्ता है, जो हाशिए वंचितों की आवाज की जगह देने की बात है, जो न्याय करने की बात है। साहित्य में हम अक्सर न्याय करते हैं। जब हम साहित्य रचते हैं तो हम क्यों पात्र को इतना ज्यादा हम उसमें मजबूत बनाते हैं कि वह तमाम तरह के अन्यायों से लड़ता हुआ दिखता है और अंत में हारता हुआ भी जीत जाता है। हमारी संवेदना उसके साथ हो जाती है। हो सकता है समाज में ऐसी परिस्थितियां बिल्कुल ना हो, लगातार वह नायक हारता हो, लगातार वह लतियाया जाता हो, समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता हो, लेकिन जब हम उसके बारे में साहित्य में लिखते हैं, साहित्य में उसको अपना पात्र बनाते हैं, तो दरअसल हम न्याय कर रहे होते हैं। वह न्याय की जो आकांक्षा है, जो सब मनुष्य के भीतर होती है, हम समाज में हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर देखना चाहते हैं। इसीलिए हम अपने पात्रों को जबरदस्ती इतना ज्यादा मजबूत बनाते हैं कि वह जो हमारा न्याय बोध होता है, गरीबों के प्रति, वंचितों के प्रति खड़े होने की जो हमारी एक संकल्प शक्ति होती है, वह हमारे पात्रों में जिंदा होकर बोलती है। यह जो न्याय की भाषा है, यह जो न्याय बोध है, यह साहित्य को साहित्य बनाता है। आप जो हमारे दोस्त हैं नए, जो साहित्य में आएंगे, वह साहित्य के इस समाज शास्त्र की भाषा याद रखें कि साहित्य हमेशा न्याय बोध की भाषा है। साहित्य में उसके लिए कोई जगह नहीं है जो खाए पिए घाए किस्म से कुछ इस तरह की बातें कर रहा होता है, जो सबको सुखी सुखी देखने की बातें करता है, ऑल इज गुड की बात करता है। साहित्य ऑल इज गुड नहीं है। साहित्य उनको न्याय दिलाने का एक मंच है। इसीलिए जिसकी चर्चा जनार्दन भैया कर रहे थे कि वह जो आवाज है, जो दलितों की आवाज है, जो स्त्रियों की आवाज है, ठीक है कि अभी थोड़ा कमजोर आवाज होगी, क्षीण आवाज होगी, लेकिन यह न्याय बोध कहता है कि उसकी आवाज को हम शामिल करके रखेंगे, उसको अलग से नहीं, उसको मुख्य धारा में ही शामिल रखेंगे। और धारा वाला कोई चीज होती नहीं है, साहित्य साहित्य होता है। साहित्य कुनबों में बटा आपको दिखता होगा, वह कुनबेबाजी होगी, वह फतवेबाजी भी होगी। जब कुछ चीजें इस तरह से जटिल संरचना में आती हैं तो उसमें पावर मोंगर्स भी होते हैं। आलोचक सबसे बड़ा पावर मोंगर हो जाता है, संपादक उससे भी बड़ा हो जाता है। कई चीजें इस तरीके की आ जाती हैं, हमारे सामने लगता है कि अरे यह क्या हो रहा है, लेकिन साहित्य इन सब चीजों को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। मुक्तिबोध के जीवन में तो मुक्तिबोध की किताब नहीं छपी थी, लेकिन कौन सा आलोचक, कौन सा प्रकाशक मुक्तिबोध को रोक पाया? धूमिल का क्या हुआ था? तो जब हम अपने ऊपर यदि यकीन करेंगे, अपने रचे पर यकीन करेंगे, अपने उस न्याय बोध पर यकीन करेंगे, हम ठीक से उस समाजशास्त्र को पकड़ लेंगे, हम समझ लेंगे कि हम साहित्य क्यों रच रहे हैं, तब हमें शायद इस तरह की चिंता नहीं होगी कि कौन हमें गाली दे रहा है, कौन हमारी किताब नहीं छाप रहा है और कौन मुझे पुरस्कार नहीं दे रहा है। वह जो न्याय बोध है जो हमसे होता हुआ, जिसकी बात अखिलेश कर रहे थे, इसका जिक्र जनार्दन भाई कर रहे थे, कि हम पाठकों के न्याय बोध पर यदि यकीन छोड़ देंगे, मुकदमेबाजी से यदि फैसला करेंगे कि हमारी कहानी अच्छी है, मौलिक है, तब शायद उस तरह के साहित्य की बात नहीं होगी। लेकिन यह न्यायबोध जो अदृश्य पाठकों में पीढ़ी दर पीढ़ी फैला हुआ है, जो तमाम आलोचकों और प्रकाशकों के चंगुल से निकाल करके मुक्तिबोध को मुक्तिबोध बना देता है, जो प्रेमचंद को प्रेमचंद बना देता है, धूमिल को धूमिल बनाता है, वह न्यायबोध जो है वह हमारे साहित्य का समाजशास्त्र है। हम उस समाज की बात करते हैं यदि अपने साहित्य में, तो हम साहित्य की बात करते हैं। मैं इसीलिए आह्वान करने के लिए यहां आपके बीच हूं कि यदि हम शुरू से ही साहित्य को इस तरह का अपना कोई मंच देखना चाहेंगे कि हमारा इसमें करियर हो जाएगा, साहित्य लगातार अपने आप को व्यतीत करने का एक साधन है।
खींचते जाने का, छोड़ते जाने का। हमारा नायक कौन होता है? हमारा नायक वह नहीं होता जो सब कुछ पा लेता है सिनेमा की तरह। हमारा नायक वह होता है साहित्य का जो सब कुछ छोड़ देता है। उसमें छोड़ने का साहस होता है, उसमें लात मार के ठुकरा देने का साहस होता है। जब हमारा नायक वैसा है तो हमारा साहित्यकार भी तो वैसा होना चाहिए। नायक कुछ अलग करेगा, साहित्यकार कुछ अलग करेगा और कहेंगे कि आप हमारी कहानियों को वैसे ही पढ़िए, हमारे उपन्यासों को पढ़िए, तो ये संभव है क्या? साहित्य हमारे जीवन से जुड़ा हुआ मामला है और अच्छा साहित्य वही होता है जो कलम से नहीं बल्कि हमारे जले हुए खून से लिखा हुआ जाता है। हमारे महान साहित्यकारों ने यही किया है और शायद हम भी यही करने की यदि कोशिश नहीं करेंगे तो फिर साहित्य में आने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।